And joining me today on the budget is Mr. Ashwini Vaishnav, Kendriya Mantri hai Union Telecoms, IT and Railways Minister. Ashwini Vaishnav ji, the first question everybody is asking is, do you think this was an election budget? Was there a great temptation कि आप चुनावी साल में जा रहे हैं, 2024 के चुनाव हैं और इस साल 9 राज्यों के भी चुनाव हैं, तो एक पॉपुलिस्ट सा बजट सबके लिए कुछ ना कुछ हो, लेकिन ऐसा बजट देने के बावजूद समवेयर और द अदर एक लाइन रखी गई है कि बिल्कुल सब कुछ लुटाना नहीं है, फिस्कल डिसिप्लिन भी रखा गया है. इसके पीछे की सोच क्या थी? What's the thinking behind this union budget of 2023? If you look at all the budgets that Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's government has presented so far, there is a very clear vision, there is a very clear thought process, there is a very clear economic strategy behind it. In today's world, where the entire world is facing so many challenges, हिंदुस्तान एक ब्राइट स्पॉट की तरह उभरा है, ऐसा सारी दुनिया आज बोल रही है. आज का जो बजट प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में, उसमें प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को बहुत क्लियरली आगे ले जाया गया है. अब इस बजट से भारत ब्राइट स्पॉट तो उभरा है ही है, अब दुनिया का ग्रोथ इंजन भारत बनेगा, ये पहली बात. दूसरा पॉइंट ये, समाज के जो वंचित मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, उन सब सेक्शंस के लिए एक बहुत ही संवेदनशील तरीके से, बहुत ही टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले तरीके से, बहुत ही दूरगामी परमानेंट चेंज आए इन पीपल्स लाइव्स, गुड ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आए, वो सब सोच के बजट को बनाया गया है. अश्विनी वैष्णव जी, मेनी पीपल आर सेइंग कि सब्सिडीज पर बहुत अटेंशन पे किया गया है. फर्टिलाइजर सब्सिडी, फूड सब्सिडी तो थोड़ी बढ़ी है, लेकिन पेट्रोलियम सब्सिडी नीचे आई है. लेकिन सबसे बड़ी बात कि मनरेगा में जो एलोकेशन है उसको कम कर दिया गया है, और विपक्ष का कहना है कहीं ना कहीं मनरेगा में एलोकेशंस कम करने का मतलब है कि ये गरीबों के लिए, रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्पेशली एट अ टाइम जब बेरोजगारी एक बड़ा चैलेंज है, ये थोड़ा सा इनसेंसिटिव बजट है. आज विपक्ष को आप क्या जवाब देंगे? विपक्ष के जितने विद्वान हैं उन सबको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि मनरेगा डिमांड ड्रिवन स्कीम है. डिमांड ड्रिवन स्कीम में जितनी डिमांड आती है उसके हिसाब से एलोकेशन होता है. मनरेगा के एलोकेशन को एक बिल्कुल अननेसेसरी फसाड बना के विपक्ष पेश कर रहा है. आप देखिए, गरीबों के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्या आवास योजना में जो एक्स्ट्रा एलोकेशन किया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना में, क्या उससे रोज़गार जनरेट नहीं होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ का जो आवंटन हुआ है, इससे अगर कोई भी एस्टिमेट करे, इकोनॉमिस्ट्स कैन डू अ बेटर जॉब ऑन दिस, क्लोज टू 1 करोड़ 20 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड. आज आप देख रहे हैं प्रोविडेंट फंड का अगर डेटा उठा के देखें, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ओरिएंटेड एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, टुडे द नेट जॉब, मैं नेट बोल रहा हूँ, जो कि माइनस हुए और जो रीजॉइन किए और नए, इन सब का नेट जॉब एडिशन प्रोविडेंट फंड में जो हो रहा है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 15 लाख पर मंथ. 15 लाख पर मंथ, इट्स नॉट ए स्मॉल नंबर. विपक्ष पहले अपने गिरेबान में जाके पहले देखे कि कैसे उन्होंने पॉलिसी पैरालिसिस का एक देश को जकड़ के रखा हुआ था. आज उससे देश बाहर आके प्रधानमंत्री जी के इन 8 वर्षों के कार्यकाल में एक मजबूत अर्थव्यवस्था की तरह उभरा है. हर एक वंचित वर्ग को अगर आप देखोगे, चाहे उज्ज्वला स्कीम देखिए, जन धन देखिए, आवास योजना देखिए, उजाला देखिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए स्वनिधि देखिए, हर एक सेक्शन, एवरी मार्जिनलाइज सेक्शन हैज़ बीन गिवन व्हाट देयर ड्यू इज़, and a transformative change is being brought in their lives. हर जगह टेक्नोलॉजी का उपयोग है. एग्रीकल्चर में देखिए, आज जैसे हमारा डिजिटल इंडिया स्टैक को दुनिया भर में एक्सेप्ट किया गया है एज द बेस्ट इन द वर्ल्ड,
आज उसका इक्विवेलेंट प्लेटफॉर्म पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एग्रीकल्चर के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में उसका पूरा उल्लेख किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, 5G के लिए 100 लैब्स, किसी दूसरे दुनिया के किसी देश में 100 लैब्स नहीं होंगी। ये जो इतना फॉरवर्ड लुकिंग रेलवे के लिए रिकॉर्ड एलोकेशन, जिससे कि 1275 स्टेशंस को रीडेवलप किया जा सके। पिछले साल 3000 किलोमीटर कवच किया था, इस साल 5000 किलोमीटर कवच किया जा सके। वर्ल्ड क्लास वंदे भारत ट्रेन, अभी रिसेंटली मैं डेवोस किया था, तो डेवोस से ज्यूरिक ट्रेन में बैठ के आया। स्विट्ज़रलैंड में जो ट्रेन्स चलती हैं उनको अगर कंपेयर करें, डेफिनेटली हमारी वंदे भारत ट्रेन राइड क्वालिटी में इक्वल है या बेटर है। साउंड में जो अंदर नॉइज़ लेवल होता है उसमें इक्वल है या बेटर है। एक्सेलरेशन में सर्टनली बेटर है। तो एक ये जो इंडिया के हमारे जन जन की जो आकांक्षा है, हमारे मिडिल क्लासेस की जो आकांक्षा हैं, उन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला भागीरथी प्रयास है। अमृतकाल का पहला बजट है। डेफिनेटली दिस विल ले अ फाउंडेशन फॉर अ डेवलप्ड कंट्री बाय डेवलप्ड इंडिया बाय 2047. Ashwini Vaishnav ji, you spoke about the allocations for railways, 2.4 lakh crores, 2.5 लाख करोड़ का allocation है। लेकिन लोगों को कुछ उम्मीदें थी कि शायद सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई टिकट फेयर्स में कोई कंसेशन होगा सीनियर सिटीजन्स के लिए, लेकिन वहाँ तो फेयर हो चुके हैं इस वक्त डायनामिक। लोगों का सवाल और पब्लिक के सवाल आ रहे हैं, उसमें ये सवाल पूछा जा रहा है कि सुविधाएं भी, सर्विसेज भी डायनामिक होंगे। सर्विसेज बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रही है। आप पिछले 8 साल में देखिए, रेलवे स्टेशंस पे क्लेanलीनेस, पैसेंजर एमिनिटीज़, जगह जगह एस्केलेटर्स, जगह जगह लिफ्ट्स, जो वेटिंग एरियाज़ हैं उनको इम्प्रूवमेंट, अच्छी टॉयलेट्स, हर तरह से पैसेंजर एमिनिटीज़ स्टेशंस पे इम्प्रूव हुई है, सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुई है। आप कहीं से भी किसी भी पैसेंजर से आज पूछ के देख लीजिए। मैंने पर्सनली कम से कम 500-600 पैसेंजर्स को पूछा है। कई बार मैं ऑर्डिनरी ट्रेन्स में जाके पैसेंजर्स के साथ इंटरेक्ट किया हूँ। मोदी जी ने जिस तरह से रेलवे का ट्रांसफॉर्मेशन किया है, आज सोचो हिंदुस्तान में कभी सोचा जा सकता था कि वंदे भारत जैसी ट्रेन हिंदुस्तान के इंजीनियर्स डिज़ाइन करके बने। ये जब पीएम साहब ने इतना ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच लिया है, उस अप्रोच में अब बहुत फोकस रहेगा स्टेशंस के रीडेवलपमेंट का, जिससे कि 1275 बड़े स्टेशन जैसे न्यू दिल्ली स्टेशन है, अहमदाबाद स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, इस तरह के बड़े स्टेशन, बैंगलोर कैंट है, इस तरह के बड़े स्टेशन को, और मीडियम लेवल के स्टेशन जितने भी हैं, पुरी स्टेशन है, जोधपुर स्टेशन है, जयपुर स्टेशन है, मीडियम स्टेशंस और छोटे स्टेशन, 1275 स्टेशंस का डेवलपमेंट का काम तेज़ी से चल रहा है। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है। वंदे भारत अभी तक केवल चेन्नई में बनती थी, आईसीएफ चेन्नई में। इस साल वंदे भारत का प्रोडक्शन लातूर में भी होगा, सोनीपत में भी होगा, रायबरेली में भी होगा। तो एक रैपिड प्रोडक्शन, उसको रैंप अप करना, जिससे कि पैसेंजर्स को बेटर से बेटर फैसिलिटीज़ मिले, अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ मिलने लगे। कवच 5000 किलोमीटर इस साल लिया जाएगा। हाइड्रोजन ट्रेन इस साल डेवलप हो रही है। दिसंबर 2023 तक भारत में डिज़ाइन, भारत में निर्मित हाइड्रोजन ट्रेन रोल आउट होगी। जितने हमारे हेरिटेज सर्किट्स है, कालका शिमला, इस तरह के हेरिटेज सर्किट्स में पहले हाइड्रोजन ट्रेन्स लगाई जाएगी। इलेक्ट्रिफिकेशन जितना 60 साल में नहीं हुआ, उससे ज़्यादा 8 साल में हुआ। तो ये ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आज विजिबल है, आज सबको दिखता है। इस साल मेगा सोलर पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिससे कि जो नेट ज़ीरो का टारगेट है 2030 तक रेलवे का, इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत करीब 85% कंप्लीट हो चुका है। अब इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है उसको भी ग्रीन करें, ऐसा पीएम साहब ने हमको टारगेट दिया है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब का रेलवे के लिए विजन है, ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव विजन है। लेकिन अश्विनी वैष्णव जी, आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया जो सीनियर सिटीजन्स की रियायत के बारे में मैंने पूछा था, क्योंकि उनका दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। इस पर कुछ कदम उठाने वाली है सरकार? ऑलरेडी रेलवे 55% कंसेशन सभी पैसेंजर्स को देता है। रेलवे पैसेंजर्स को
52,000 करोड़ की सब्सिडी देता है। ये नंबर पहले ज़्यादा था, कोविड के पीरियड में 52,000 करोड़ की सब्सिडी देता है। इतनी बड़ी सब्सिडी, इतना बड़ा नेटवर्क, डेफिनेटली संवेदनशील सरकार, हमारा सोशल ऑब्लिगेशन है। इसीलिए फूड ग्रेन के ट्रांसपोर्टेशन पे, फर्टिलाइजर्स के ट्रांसपोर्टेशन पे, पैसेंजर्स में, इन सब में एक सब्सिडाइज्ड वे पे भारत सरकार सब्सिडी देती है ऑलरेडी। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि रेलवे बजट आना जरूर बंद हो गया है, लेकिन 2.5 लाख करोड़ का जब आउटले होता है रेलवे बजट का, तो कोई डिटेल डॉक्यूमेंट कि कितनी ट्रेन्स बढ़ेंगी, कितने सेफ्टी मेजर्स लिए जाएंगे, सुविधाएं कहाँ बढ़ेंगी, उस पर कोई ट्रांसपेरेंट अवेलेबिलिटी होगी लोगों को देखने के लिए कि प्लान क्या है रेलवेज का इस साल के लिए? हाँ, बिल्कुल होती है। जब डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट्स पेश किया जाता है, उसमें एक एक प्रोजेक्ट का विवरण होता है, एक एक प्रोजेक्ट का अप्रूवल पार्लियामेंट से लिया जाता है, और ये प्रोसेस बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट्स 3 फरवरी को पेश किया जाएगा। डेफिनेटली उसमें कंप्लीट डिटेलिंग उसमें आ जाती है। We had done a dipstick survey yesterday on social media, and about 50% of the respondents, 50% लोगों का, पब्लिक का ये कहना था कि इन्फ्लेशन, महंगाई और बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों मुद्दे जो हैं ये सबसे ज़्यादा चुनौती वाले हैं देश की जनता के लिए। आपका बजट इन दोनों मुद्दों को कैसे एड्रेस करता है? इन्फ्लेशन अभी आप देख रहे हैं वर्ल्ड में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को अगर आप देखें, यूएस में 40 साल में हाईएस्ट इन्फ्लेशन है, 8% प्लस, अब थोड़ा सा कम होकर 7 पॉइंट समथिंग आया है। यूरोप में, यूके में, दुनिया के सभी देशों में अगर आप देखेंगे, बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ the conflict in Europe, एक मैसिव जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस से गुजर रही दुनिया। ऐसे में प्रधानमंत्री जी के फोकस्ड इंटरवेंशन के कारण इन्फ्लेशन आज हिंदुस्तान में मॉडरेट है, कम अंडर कंट्रोल है। कंपेयर टू यूएस 8%, हिंदुस्तान 5.9%। तो ये बहुत ही केयरफुली हैंडल्ड सब्जेक्ट है, जिसमें संवेदनशीलता के साथ काम किया गया है, और उसका रिजल्ट भी दिखाई देता है। ग्रोथ प्रोड्यूसेस एम्प्लॉयमेंट, और आज अगर आप देखें दुनिया के ज़्यादातर देशों में 1.2% ग्रोथ रेट्स हैं, और हिंदुस्तान में 7% ग्रोथ रेट है, जो अगर हम समकक्ष अपने इक्विवेलेंट इकोनॉमीज़ को देखें। मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि आज के बजट में ग्रोथ, इन्फ्लेशन, संवेदनशीलता के साथ समाज के हर वर्ग को, और 2047 तक हिंदुस्तान डेवलप्ड नेशन बन के उभरे, उसकी फाउंडेशन रखी गई है। और इस बजट से दुनिया में हिंदुस्तान ग्रोथ इंजन बन के उभरेगा। टेलीकॉम, डिजिटल और रेलवे, इन तीनों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे एलोकेशंस किए हैं, नए प्रोग्राम्स घोषित किए हैं। आपने देखा 5G के लिए, 5G 1 अक्टूबर को रोल आउट हुई थी हिंदुस्तान में। हमने टारगेट लिया था कि मार्च 31 तक 200 शहरों को कवर करेंगे। ऑलरेडी फरवरी के फर्स्ट वीक में 200 से अधिक शहर कवर हो चुके हैं। वर्ल्ड ओवर दिस इज़ द हाईएस्ट, द फास्टेस्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री जी ने बजट में इंक्लूड किया एक इनिशिएटिव, 100 5G लैब्स। इमेजिन हाउ पावरफुल इंडिया विल बिकम इन 5G टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ दिस इनिशिएटिव। साथ ही साथ AI के लिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो पेमेंट में जो इंडिया की सक्सेस रही है, कोविन में जो सक्सेस रही है, पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाने से, उसी सक्सेस को एग्रीकल्चर के लिए, उसी सक्सेस को लॉजिस्टिक्स के लिए, एक बहुत ही फार रीचिंग थॉटफुल बजट है। मैं अश्विनी वैष्णव जी, आपने कहा कि भारत में 6% से कम है इन्फ्लेशन। नज़रिया है देखने का, क्योंकि द पर कैपिटा इनकम इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप इज़ नोवेयर कंपेरेबल टू कंट्रीज लाइक इंडिया।
we are at $2,200, they are at $70,000 per capita. तो कोई कंपैरिजन तो है नहीं दोनों देशों के बीच में। लेकिन मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, आप इस बजट को चुनावी बजट कहेंगे, क्योंकि 9 राज्यों में चुनाव है और लोकसभा इलेक्शंस भी हैं अगले साल, और ये आखिरी बजट था जो कंप्लीट बजट कहा जा सकता है, क्योंकि अगले साल वोट ऑन अकाउंट होगा। विपक्ष का कहना है हर साल की तरह इस बार भी कि बजट में कुछ नहीं था। आप इसे कैसे देखते हैं? विपक्ष पहले देखे कि 2014 से पहले वो लोग कैसे एक पॉलिसी पैरालिसिस में देश को छोड़ के गए थे, बैंक्स को किस परिस्थितियों में छोड़ के गए थे। आज बैंक्स का एनपीए रिड्यूस होके 5% के आसपास आया है। आज एक बैंक्स की कैपिटल, हमारे एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम की बैलेंस शीट आज सुधरी है, देश की बैलेंस शीट बहुत ही हेल्दी है। मैंने जो किसी भी पैरामीटर पे अगर आप देखोगे तो एक जो 8 साल से पीएम साहब की कंटिन्यूस थॉट प्रोसेस है, इसी थॉट प्रोसेस का रिफ्लेक्शन है। क्लियरली ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, क्लियरली एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बजट है, क्लियरली एक नागरिक का, हर एक नागरिक के एस्पिरेशंस को फुलफिल करने वाला बजट है, और जो फाउंडेशन ले करनी है डेवलप्ड इंडिया के लिए, उसका बजट है। थैंक यू। Well, thank you very much, Ashwini Vaishnav ji, for joining me on Times Network. बहुत धन्यवाद आप।